हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एसए नंबर 620, दैट इज़ यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। थोड़ा लेंदी एसए है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट भी है और एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले बात करते हैं डील्स विद, ये मतलब किस चीज़ के बारे में डील करता है। डील्स विद ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो यूज़ करेगा, किसको यूज़ मिलेगा? जब वो यूज़ करेगा किसी इंडिविजुअल को, या तो किसी इंडिविजुअल को यूज़ में ले लेगा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को, इन द फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। तो हमारा ऑडिटर साहब है, ये एक एंटिटी है, ये इसका ऑडिट करने जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, हम ऑडिट करते हैं किसका? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंप्राइज होती है किस के साथ होती है भाई? अकाउंट रिलेटिंग भी डाटा होता है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी डाटा, जैसे कोई टैली का अंदर डाटा डाल रहा है तो टैली के अंदर कैसे कैसे डेटा एंटर होता है, उसके अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर है नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें तो हमें समझ में आती है, जैसे कि अकाउंटिंग या फिर कोई भी ऑडिटिंग रिलेटेड कोई चीज़ हो वो भी हमें समझ में आती है। तो इसी के कंटेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पर लिख रखा, लेट सपोज एक ऑडिटर है, ठीक है, वो टीसीएस का ऑडिट करना गया। ऑडिटर को थोड़ी सी तो टैली वैली की थोड़ी सी तो नॉलेज होती है, लेकिन जब हम टीसीएस ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका आईटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ऐसा हो सकता है ना ऑडिटर को भी कुछ चीज़ समझना है। तो अगर उसको इस चीज़ के रिगार्डिंग में अगर उसको हेल्प भी लेनी पड़ जाए किसी और एक्सपर्ट की, तो वो ले सकता है द आंसर इज यस। पर ध्यान रखना, जब क्या हो जाएगा, ये एस से एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट इज एस से 620 एप्लीकेबल हो जाएगा। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर नीचे लिख के दे रखी है, क्या आप हेल्प ले सकते हो द आंसर इज यस। किसी इंडिविजुअल से हेल्प लेनी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ले सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेनी है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन अ फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़, किसी भी फील्ड में ले सकते हैं, द आंसर इज यस, किसी में भी ले सकते हैं। पर ध्यान रखना, अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। आप ऑडिटर साहब हो, तो आपको अगर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ही नहीं आती तो फिर आप किस बात के ऑडिटर? बात तो सही है इनकी। तो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में इस फील्ड में मत लेना, बाकी किसी चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हो तो ले लेना। फिर आगे इन्होंने यही चीज़ सेम चीज़ लिख कर दी है, ऐसे डज नॉट डील विद, यानी कि ये ऐसे कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग में डील नहीं करता। किस में? अगर आपकी कोई एंगेजमेंट टीम है, कोई क्या होगी आपकी एंगेजमेंट टीम, ठीक है, उस एंगेजमेंट टीम के अंदर कोई मेंबर इंक्लूड करता है, यानी कि कोई मेंबर है ऐसा जिसके जो एक्सपर्टीज़ रखता है किस में, किसी भी अकाउंटिंग में या ऑडिटिंग में, तो आप ये मत सोच लेना कि मेरी एंगेजमेंट टीम में ऐसा मेंबर है जो एक्सपर्टीज़ रखता है अकाउंटिंग में भी और ऑडिटिंग में भी, ठीक। तो आप ये मत बोलना कि मैं उसके काम को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे 620 एप्लीकेबल कर रहा हूँ, तो आंसर इज नो, क्योंकि वो तो आपकी टीम का ही मेंबर है ना। तो उसका काम यूज़ में करके आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैं उसका काम यूज़ में ले रहा हूँ, तो ऐसा मत सोच लेना। दूसरा, यूज़ ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आपने शायद अगर पढ़ा हो, मेरे ख्याल से एस से 500 ऑडिट एविडेंस वाला, उसमें आता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एक टर्म यूज़ आता है। अब आप बताओ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है कोई, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का वर्क, यूज़ ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क, अगर हम उसके काम को यूज़ में ले रहे हो तो आप ये मत सोचना कि मैं एक 620 यानी कि ऑडिटर से एक्सपर्ट, वो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है क्योंकि उन्होंने यूज़ किया होगा ना अपनी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप ये मत सोच रहे हैं ना कि आप उसको यूज़ में ला रहे हो तो आप 620 एप्लीकेबल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वो उसका एक्सपर्ट है, वो उसका एक्सपर्ट रहेगा। आप अपना अगर लाना है तो नया कोई भी जाके किसी भी इंडिविजुअल को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट कर सकते हो आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एज अ ऑडिटर एक्सपर्ट। अब बात करते हैं नीड की, देखना जरा, इन्होंने बोला कि ऑडिटर कैन यूज़ हिज एक्सपर्ट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, या फिर मैं इसको घुमा के क्वेश्चन को बोलूँ, डिटरमाइनिंग द नीड फॉर एन ऑडिटर एक्सपर्ट, कहाँ का नीड बढ़ सकती है। तो आपको दो ऐसे याद करने हैं, ऐसे 315, ऐसे 330। तो जहाँ भी कोई आपसे पूछा है कि बताओ ऑडिटर एक्सपर्ट कहाँ का यूज़ हो सकता है, तो आप ऐसे 315 और ऐसे 330 याद कर लेना, यानी कि इन प्रोसीजर के लिए हम क्या लगा सकते हैं, तो आंसर यस बिल्कुल लगा सकते हैं, ऑडिटर एक्सपर्ट का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे 31 के हिसाब से ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इस इन्वायरमेंट, आइडेंटिफाइड असेस करते हैं हम रोम को, फिर डिटरमाइन करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग करते हैं, ओवरऑल रेस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क एट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, यानी कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात कर रहा है ये। फिर सर डिज़ाइन करना हो एंड परफॉर्म करना हो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, आपको अगर याद होगा तो एक सेकंड में इसको थोड़ा सा साफ कर दो। अरे भाई ज़्यादा ही साफ हो गया। हाँ अब ठीक है। आपके अगर ऑडिट प्रोसीजर याद हो, जैसे ये ऑडिट प्रोसीजर है, दो आते हैं, रैप और यहाँ आता है फैप, ये इसी के बारे में बात कर रहा है, फैप के बारे में, यानी कि इसी को तो बोलते हैं रेस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क,
यानी कि दैट इज SA 330 जो मैंने आपको बताया भी था। उसमें क्या होता है, पहले हम प्लान बनाते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं, आपको मैन पावर की जरूरत क्या क्या पड़ेगी, ऑडिट कैसे इफेक्टिव होगा, मेंटेन होगा, उसको रिस्क है तो पहले लिस्ट करो रिस्क को, फिर उसकी टेस्टिंग जब करो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को, फिर आपको रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट में हमने देखी आर देखते हैं हम, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन क्या है, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपका ऐसे 330 में रिवाइज हो गया एक तरीके से। तो उसके अंदर फैप आता है, तो हम फैप की बात कर रहे हैं, डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क एट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात कर रहा है। फिर आपको डिज़ाइन एंड परफॉर्मिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो इंक्लूड करता ही है TOC और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। एक बार और बता देता हूँ, ये हमारा ऑडिट प्रोसीजर है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रैप, देन एक होता है फैप। इसके अंदर आता है TOC, इसी को बोलते हैं कंप्लाइंस प्रोसीजर, कंप्लाइंस प्रोसीजर भी इसी को बोलते हैं। यहाँ होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल रिव्यू, और इसके अंदर आता है TOD, VNV होता है TOD में, वाउच एंड वेरिफिकेशन, और यहाँ होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। इसको बोलते हैं हम पूरा प्रोसीजर का तरीके से चार्ट ही बन जाता है। अब आते हैं जी, आपको लेना है कुछ बातें ध्यान में रखनी है, कंसिडरेशन मतलब कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। व्हेन डिसाइडिंग, ING लग रहा है, यानी कि कर रहे हो, अभी करा तो नहीं है, जब आप डिसाइडिंग कर रहे हो वेदर टू यूज़ की, क्या वेदर का मतलब कि क्या, कारों की क्लोज में वेदर बहुत आता है, वेदर की क्या टू यूज़ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट का यूज़ करना चाहिए मैं। तो देखो, और सबसे पहले ये देखो कि मैनेजमेंट ने यूज़ करा है, भाई मैनेजमेंट ने यूज़ करा है क्या, आप ये पूछो। फिर जो हमारा रोम है वो कंपैरेटिवली हाई आ रहा है क्या, भाई रोम जो है हमारा वो कंपैरेटिवली हाई दिख रहा है क्या हमारे उसमें। फिर आप ये देखो, जिस मैटर के लिए हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं वो मैटर कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, और ऑडिटर की नॉलेज तो डिपेंड करी जाएगी। तो देखिए, वेदर मैनेजमेंट यूज़ ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मतलब मैनेजमेंट ने यूज़ करा है क्या, रोम कंपैरेटिवली हाई जा रहा है क्या, नेचर एंड सिग्निफिकेंस मैटर इज कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ऑडिटर की नॉलेज क्या कहती है, विल बी रेलिवेंट, यानी कि वो रेलिवेंट रहेगी जब मेकिंग डिसीजन करोगे आप अबाउट दैट एक्सपर्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन यहीं से उठ का आता है, ये पहले वाला, ये इसको रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, हमको ध्यान में रखना है, यानी कि हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है जब हम डिसाइड कर रहे हो वेदर टू यूज़ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। हमने बोला सबसे पहले कंडीशन क्या बोली हमने, कि क्या मैनेजमेंट ने यूज़ करा है एक्सपर्ट को। अगर इसका जवाब आता है हाँ यस, अगर निकल का है यस, तो आपके लिए काम बढ़ जाता है। क्या, आपको चेक करना पड़ता है CNC और उसकी नसों तक जाना पड़ता है। क्या बोला मैंने, CNC और उसकी नसों तक जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है जी, आपको चेक करना पड़ता है कि कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी उस एक्सपर्ट की कितनी है। आपको 500 में भी आपको याद आएगा, 500 में भी यही करना पड़ता है, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी उस एक्सपर्ट की, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव उस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का। फिर आपको ये देखना पड़ता है क्या वो एम्प्लॉयड है, यानी कि एंटिटी के अंदर ही है, या फिर आपने एंटिटी ने भी क्या करा होगा, एंगेज तो नहीं कर रखा, और मैनेजमेंट का उसके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है। ये सब चेक करनी पड़ती हैं। लॉजिकली सोचोगे तो और अच्छे से याद आएगा। समझो, खुद से देख कर सोचो, भाई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है वो, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि भाई, क्योंकि उसका काम जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, तो वो मुझे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वही मुझे ऑडिट करनी है। तो मैं तो देखूंगा ना कि उसका कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी कितना अच्छा है नहीं है, ठीक। उसका नशो तक, यानी कि उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयड कर रखा है, फिर एंगेज कर रखा है, या फिर मैनेजमेंट का एक्सटेंट कितना, इनकी मैनेजमेंट कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, वही लिख दिया। आज मैं आपको पढ़वाता हूँ। वैन मैनेजमेंट हैज़ यूज्ड मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ता है फॉलोइंग फैक्टर्स बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू यूज एन इज ओन एक्सपर्ट। कंपिटेंस क्या है, कैपेबिलिटी क्या है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की, CNC 200 तक उतरे। फिर एम्प्लॉयड और एंगेज क्या है, मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस का एक्सटेंट, यानी कि कितने एक्सटेंट तक मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब ये लिखा हुआ है NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। इसका मतलब क्या है, आप मैटर याद रखना, जब भी आपको दिख जाए कि NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आपको दिख जाए, तो आप क्या करना है, मैटर याद करना। इस मैटर का मतलब क्या है, मैटर का नेचर क्या है जिसके लिए ऑडिटर्स एक्सपर्ट यूज में आया है, इस मैटर का रोम कितना है जिसके लिए ऑडिटर एक्सपर्ट यूज में आया है। ये 2 लाइन बिल्कुल सेम एज इट इज है। अभी NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तो आपको मैटर, एक आपके दिमाग में एकदम मैटर याद आना चाहिए। मैटर का मतलब उस मैटर का, जो भी मैटर है उसका नेचर क्या है जिसके लिए ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज़ में आया है, उस मैटर के अंदर रोम कितना है जिसके लिए ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज़ में आया है। एंड थर्ड इज, क्या महत्व रखता है ऑडिटर एक्सपर्ट का यूज़
यानी कि ऑडिटर एक्सपर्ट का वर्क, जो भी ऑडिटर एक्सपर्ट है उसका काम हमें यूज़ मिलेगा, उसका जो वर्क है वो हमारे पूरे ऑडिट के अंदर क्या महत्व रखता है वही लिख के दिया है। NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या लिख के दिया जी, नेचर ऑफ मैटर टू विच एक्सपर्ट्स का वर्क रिलेट करता है, रोम इन द मैटर टू विच एक्सपर्ट्स का वर्क रिलेट करता है, सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ एक्सपर्ट्स के वर्क का इन ऑडिट में। एंड गाइस लास्ट में एक चीज़ वही आएगी, ऑडिटर की नॉलेज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर्स की नॉलेज कितनी है ऑफ एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क परफॉर्म्ड बाय दैट एक्सपर्ट, मतलब पीछे काम सही करता हुआ आ रहा है नहीं, वो तो उसकी ऑडिटर को कुछ नॉलेज तो होगी ना, तो वो भी डिपेंड, इस पर भी डिपेंड कर जाता है। NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसका नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मैटर हो गया। अब सर ये वाला क्वेश्चन देखना, फॉलोइंग फैक्टर्स मे सजेस्ट, यानी कि आपको मे सजेस्ट कर सकते हैं क्या, कि आपको नीड है फॉर डिफरेंट या फिर मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाने की। सुनना मेरा बात, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स आपके सामने आ सकते हैं जहाँ पर आपको एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। कब लगाने पड़ेंगे, आपने ऑडिटर एक्सपर्ट लिया ऐसे मैटर के लिए लिया जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बोल लो, या फिर जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व था, यानी कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव था, जजमेंट था, और जजमेंट भी कैसा था, कॉम्प्लेक्स जजमेंट था, सब्जेक्टिव था एंड कॉम्प्लेक्स जजमेंट, बात तो एक ही है। तो जहाँ पे भी जजमेंट था उसके लिए आपने यूज़ में लिया हो, वही चीज़ें लिख के दी है। अच्छा एक चीज़ और समझना, इसमें एक चीज़ और है, एक तो हमने देखा कि जहाँ पे जजमेंट होगा वहाँ पे, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है जो हमारा मेन ऑडिटर है, तो ऑडिटर को नो मतलब उसने कभी यूज़ ही नहीं करा, जो हमारा ऑडिटर है उसने कभी यूज़ ही नहीं करा एक्सपर्ट का वर्क, या फिर जो हमारा एक्सपर्ट था ना उसको उसकी CCO के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, वो लिख दिया, देख लो जरा ध्यान से पढ़ना। वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट रिलेट्स करता है टू अ सिग्निफिकेंट मैटर, कि बहुत ज़्यादा मैटर पे, दैट इन्वॉल्व्स सब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स जजमेंट। फिर ऑडिटर को है प्रीवियसली यूज ही नहीं करा कभी एक्सपर्ट का वर्क, एंड नो नॉलेज अबाउट द CCO, यानी कि कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, उसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। अब इसके साथ में ये वाला जब ये बात उठ गई तो तुरंत ये क्वेश्चन अलग बन गया, आपको अगर इवेल्यूएट करनी हो कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी किसकी, ऑडिटर्स के एक्सपर्ट की, तो बताओ आप क्या क्या करोगे। सबसे पहले आप ये देखना जिस मैटर के लिए आप इसको ला रहे हो उस मैटर में वो क्या बोलते हैं, एक्सपर्टीज़ रखता भी है या नहीं रखता, जिस मैटर के लिए इसको ला रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, उस मैटर में एक्सपर्टीज़ रखता है नहीं, उसके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन है या नहीं, अपनी रेलिवेंट बॉडी के हिसाब से उसके पास है या नहीं है, अपनी क्वालिफिकेशन रखता है नहीं, वही चीज़ लिख के दी है, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी। अब एक चीज़ समझना, आप यहाँ पर जो ये दो लाइन लिखी हुई ना, इससे आप कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी डिफाइन कर रहे हो बस, मतलब इवेल्यूएट कर रहे हो। सॉरी, ऑडिटर shall evaluate the relevance of experts का work to matter for which experts work will be used होगा। evaluate करो whether expert has qualification, that is membership of relevant professional body की, and डिटेल नॉलेज भी रखता हो अपने एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की। इससे तो आपने पता करा कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। अब अगर आपको ऑब्जेक्टिविटी देखनी हो तो कुछ सोच के देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, अनबायस्ड, यानी कि आपको बायसनेस नहीं आनी चाहिए। आप एक काम करो, मैनेजमेंट से ही पूछ लो, भाई मैं इस एक्सपर्ट को यूज़ करने जा रहा हूँ, आपका कोई इसके साथ में कोई रिश्ता तो नहीं है, यानी कि कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट का रिलेशन तो नहीं है ऐसा। तो आप सबसे पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, फिर आप खुद से भी देख लो कि भाई कोई पर्सनल गेन तो नहीं है, कोई अदर सर्विस तो नहीं दी थी, कोई अदर सर्विस तो नहीं दी थी इसने एक्सपर्ट ने इसको, ठीक है, यही चीज़ लिख दी है। इससे आपको ऑब्जेक्टिविटी पता लग जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी, एक सेकंड मैं मिटा देता हूँ एक बार, आपको क्या पता लग जाएगी जी, आपको पता लग जाएगी इसकी ऑब्जेक्टिविटी किसकी, ऑडिटर्स के एक्सटर्नल एक्सपर्ट की। इंक्वायर करो मैनेजमेंट के साथ में, कोई भी नॉन इंटरेस्ट तो नहीं है, रिलेशन तो नहीं है। अंडरस्टैंड करो कि ऑडिटर एक्सपर्ट हैज़ एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है बिजनेस के साथ में, कोई अदर सर्विस तो नहीं दे रखी, यानी कि जिससे भी उसकी बायसनेस, मतलब जिससे वो बायस्ड हो सके, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, बस ये चेक कर लेना। और अपने सेफर ग्राउंड पर रहने के लिए क्या कर सकते हो, ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है क्या, WR, किससे, एक्सटर्नल ऑडिटर से, कि उसका कोई भी इंटरेस्ट और रिलेशनशिप नहीं है। तो मेन फोकस किस पे है, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए,
उस एंटिटी के साथ में दैट वी आर ऑडिटिंग, यानी कि जो हम ऑडिट करने जा रहे हैं, वी आर ऑडिटिंग। अब आता है जी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट खुद सोचो क्या क्या एग्रीमेंट होगा। पहली बात तो किस किस के बीच में होगा, ऑडिटर और ऑडिटर एक्सपर्ट के बीच में। ऑडिटर एक्सपर्ट का एग्रीमेंट सबसे पहले भाई जी आप खुद सोचना है, यहाँ से भी अगर सोचो ना सो, यानी कि नेचर क्या रहेगा, स्कोप क्या रहेगा और तेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। दूसरा भाई तेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी, ये भी बता दिया, ये बता दिया। हमारे बीच में अगर कुछ कम्युनिकेशन होना होगा, वो कम्युनिकेशन ऐसा होगा, और एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना। बस ये बात यहीं पर लिख के सेम चीज़ की है क्या जी, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ऑफ दैट एक्सपर्ट, रिस्पॉन्सिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी दोनों की, ऑडिटर की भी और एक्सपर्ट की भी, एंड टी ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, एंड का हिसाब रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए हर हालत में। अब इस वाले क्वेश्चन को मार्क कर लेना जी, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप क्या करो, ऑडिटर एक्सपर्ट आपने ऑडिटर एक्सपर्ट को अपॉइंट करा, बिल्कुल करा जी। अब आप क्या कर रहे हो, आप इवेल्युएट कर रहे हो एडिक्वेसी इसके उस ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क की, और एडिक्वेसी का मतलब होता है पर्याप्त, जो उसने काम करके ला के दिया वो पर्याप्त है या नहीं है। आप इसके आंसर यहाँ पर लिख रखा है कि जो हमारा एक्सपर्ट होता है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट, उसके पास कुछ सर्टन बेस डेटा होता है जो कि रेलेवेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट होता है किसके लिए, फॉर द पर्पज़ उसके लिए, यानी कि उसके काम के लिए एक्सपर्ट होता है। बस हमें उसी की रेलेवेंस और उसकी एक्यूरेसी देखनी है, तो रेलेवेंस देख लेना और उसकी एक्यूरेसी देखना ऑफ दैट सोर्स डेटा। तो जी अगर हमें एडिक्वेसी चेक करनी है कि वो पर्याप्त है या नहीं है, तो हम ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ऑडिटर एक्सपर्ट होगा, उसके पास कुछ सर्टन बेस डेटा होगा, वो बेस डेटा उसके लिए, उसके काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमें उसकी रेलेवेंस एंड उसकी एक्यूरेसी देखनी है ऑफ दैट सोर्स डेटा। अब एक चीज़ समझो, अगर इन्होंने करा सिग्निफिकेंट कोई भी अजम्पशन या फिर कोई भी मेथड यूज़ करा हो, कोई भी सिग्निफिकेंट अजम्पशन या फिर कोई भी मेथड यूज़ कर रहा हो, तो हमें उसका रेलेवेंस एंड उसकी रीजनेबलनेस चेक करनी है बस। ये जब अजम्पशन और मेथड जब भी ये दो वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना रीजनेबलनेस हमेशा आएगी, रीजनेबलनेस हमेशा आएगी, ठीक है जी। तो ये दो चेक कर लेना, आपका काम बन जाएगा, यानी कि आप इवेल्युएट कर पाओगे उसकी एडिक्वेसी को, पर्याप्त आपके लिए पर्याप्त है या नहीं, जितना भी काम वो करके लाया है। ये हुआ। अब देखना ये भी तो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है वैसे, पर ठीक है। ऑडिटर को शुड इवेल्युएट करनी चाहिए, एक्सपर्ट लाए, एक्सपर्ट ने कुछ काम दिया, उसने अपनी कुछ फाइंडिंग्स बताई होगी, कुछ कंक्लूजन देने की बनाया होगा, आपको रेलेवेंस एंड रीजनेबल ऐसे ही चेक करना है इसका। अब ये चेक करने के लिए क्या कर मतलब क्या क्या आप कर सकते हो, क्या कि वो कंसिस्टेंट है क्या अदर ऑडिट एविडेंस के साथ में। तो आप एक काम करो ना, उसी से पूछ लो जिसको अपॉइंट करा है ऑडिटर एक्सपर्ट को, किसी और अनदर एक्सपर्ट को लिया, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो। अगर इतना ही हो रहा है, ये 3 पॉइंट तो मैंडेटरी आप याद रखना। मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, इफ़ एक्सपर्ट यूज सिग्निफिकेंट अजम्पशन तो रीजनेबलनेस वर्ड आ जाएगा। तो ये आपको फाइंडिंग्स और कंक्लूजन है इसकी। अगर आपको रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस चेक करनी है, अगर रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस भी लिख के ना दे, अगर फाइंडिंग और कंक्लूजन दिख गया और आपको इसको इवेल्युएट करना है, तो तब भी आप यही कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, वो क्या करूँगा, उससे तो पूछूँगा। अब जी आप इतना एडिक्वेसी पर का है, अब आप खुद बताओगे एडिक्वेट किसको बोलते हैं। बेस डेटा होगा वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसकी रेलेवेंस और उसका एक्यूरेसी चेक कर लूँगा, ठीक है। अब कुछ सिग्निफिकेंट अजम्पशन मेथड यूज़ करे होंगे तो उनका रेलेवेंस एंड उसकी रीजनेबलनेस चेक करूँगा। ये तो देखते हैं हम एडुकेशन में। अब मैं बोलता हूँ अगर वही एडुकेट ना हो तो वो हो सकता है ना, तो अग्री करो, एक काम कर लो, तो आप एक्सपर्ट को बुलाओ, इधर आओ, जो आपने काम करके दिया है वो मुझे मेरे लिए एडुकेट नहीं है, यानी पर्याप्त नहीं है, तो आप मेरे साथ या तो एक काम करो, अग्री कर जाओ। किसके साथ में, एक्सपर्ट मतलब ऑडिटर बोलेगा एक्सपर्ट को, एग्री कर जाओ एक्सपर्ट ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट कि आपको फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म्ड, जो भी फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म बाय, मार्क करना, बाय द एक्सपर्ट, यानी कि वर्क कौन करेगा, एक्सपर्ट ही करेगा। एंड अगर उसने काम किया है एक्सपर्ट ने, तो मुझे भी कुछ काम करना पड़ेगा, तो मैं परफॉर्म करूँगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हिमसेल्फ, जो भी अप्रोप्रिएट होंगे। एंड गाइस अगर दोनों काम नहीं करते तो 705 पे चले जाना। 705 की रिपोर्टिंग का रेलेवेंस इसके अंदर है, तो आंसर जस्ट बिल्कुल है, एक ही सर्कमस्टेंस अब तक तो आया है। तो क्या आएगा सर्कमस्टेंसेस, क्या आएगा, आपको एडिक्वेसी मापनी थी
किसकी यहाँ अपनी थी, जो ऑडिटर एक्सपर्ट का वर्क है, ये है ना, ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क, आपको ये चेक करना था, बिल्कुल चेक कर देंगे। लेकिन अगर बोलूँ एडिक्वेसी आपने चेक करी और वही एडिक्वेट नहीं है, ठीक है, आपने एडिक्वेसी देखी वो एडिक्वेट तो नहीं है, तो आप ये काम करो, उसके साथ में एग्री कर जाओ। फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म्ड है, जो भी वर्क आगे काम करना है खुद से आप फैब परफॉर्म कर लो। अगर दोनों काम नहीं करते तो 705 पे कूद जाना। फिर इसको मार्क करना भी इम्पोर्टेंट, क्या बोल रहा है, आपको कंसिडरिंग करने हैं ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क इन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। जो ऑडिटर एक्सपर्ट का वर्क है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में आपको मेंशन करना है। तो जी ध्यान रखना, एक ही केस है जब मॉडिफाइड होगा तभी मेंशन हो सकता है, और वो भी कंडीशनल है। अगर अनमोडिफाइड है तो नो रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस नहीं आएगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन। रेफरेंस कभी नहीं आता क्लीन ओपिनियन के केस में। लेकिन अगर सोचो मॉडिफाइड ओपिनियन है तो ही शुड रेफर टू एक्सपर्ट वर्क इफ़ इट इज़ नेसेसरी, अपने मतलब उसको अपनी रिपोर्ट में ये समझाने के लिए कि भाई नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन क्या रहा है। जैसे नेचर ऑफ मैंने मॉडिफिकेशन दे दिया, ठीक है, नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं वो सोच कर देखो, 3 ही थे, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर, कोई सा भी है। और मुझे किसी को समझाना है, अगर मुझे किसी को समझाना है कि क्यों नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन किस नेचर का क्यों आया है, तो अगर ये नेसेसरी है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन तो तब मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज इसको भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये था आपका से 620, दैट इज़ यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो ये था छोटा सा, मतलब छोटा तो नहीं था, खैर लेंदी ऐसे था पर था आसान। थैंक यू सो मच गाइस।